गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो पर। हमारा क्लास 12th का जो थर्ड चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा, वो अपना चल रहा था। आज उसी का एक नया टॉपिक है, वो अपन पढ़ने वाले हैं। जो टॉपिक है उसका नाम है सेल या सेल का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, जिसको अपन EMF बोलते हैं, EMF, और आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस, इनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेल की, कि सेल क्या है। देखो, सेल एक ऐसा एक डिवाइस है, एक तरह का एक ऐसी युक्ति बोल दो कि युक्ति है जो केमिकल रिएक्शन द्वारा किसी परिपथ में धारा का प्रवाह करती है। किसके द्वारा? केमिकल रिएक्शन द्वारा धारा का प्रवाह। उसमें अंदर एक रासायनिक क्रिया होती है, उस रासायनिक क्रिया के द्वारा इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, और उस इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण ही क्या है? धारा का प्रवाह होता है। सेल में क्या होता है? जैसे ये एक पात्र ले लिया, इसमें अपन ने ये विद्युत अपघट्य पदार्थ डाल दिया। क्या डाल दिया इसमें? विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट, जिसको बोल दो इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ, ये इसमें डाल दिया। फिर यहां पर अपन दो इलेक्ट्रोड यहां लगा देते हैं, दो धातु के इलेक्ट्रोड अपन ने यहां लगा दिए। ये धातु के दो इलेक्ट्रोड अपन ने यहां लगा दिए। इसको बोल दिया एनोड, जो धन इलेक्ट्रोड है, प्लस वाला, और इसको बोल दिया अपन ने कैथोड, जो ऋण इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव है। यहां से अपन ने एक तार लिया और इस तार को यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया और इसको एक कैथोड से सीधा जोड़ दिया। तो यदि ये धन इलेक्ट्रोड है, ये ऋण इलेक्ट्रोड है, तो इसमें जो धारा का प्रवाह होता है, वो धारा का प्रवाह कैसे होगा? इस तरफ होगा, आई प्लस से माइनस की ओर धारा का प्रवाह ऐसे होगा। ये रेजिस्टेंस अपन ने लगा रखा है, ये रेजिस्टेंस लगा रखा है आर। जैसे मान लिया अपन ने यहां एक बल्ब अपन ने लगा दिया, ये बल्ब अपन ने रेजिस्टेंस के रूप में अपन ने यहां लगा रखा है। ये धन इलेक्ट्रोड है, ये ऋण इलेक्ट्रोड है। ये विद्युत अपघट्य है। विद्युत अपघट्य में क्या होंगे? आयंस होंगे। क्या होंगे? आयंस, आयन होंगे। तो जो नेगेटिव आयन है वो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, धन इलेक्ट्रोड की ओर आने की कोशिश करेंगे। तो ये जो मान लिया एक धन इलेक्ट्रोड के पास एक बिंदु है ए, और ये ऋण इलेक्ट्रोड के पास एक बिंदु मान लिया अपन ने बी मान लिया। तो यहां पर जो नेगेटिव आयन है वो किस तरफ आना चाहेंगे? इस तरफ आने की कोशिश करेंगे, और जो पॉजिटिव आयन है वो इस तरफ आने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर क्या होता है कि जो धारा का प्रवाह है, जो नेगेटिव से धन टर्मिनल से कहां जा रहा है? कहां जा रहा है? कैथोड की ओर है, कि एनोड से कैथोड की ओर है। लेकिन सेल में क्या होता है कि सेल में इलेक्ट्रॉन जो चलते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे चलेंगे? इस धारा की दिशा के विपरीत चलेंगे। और इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे चलेंगे? ऐसे चलेंगे, यहां से इस तरह। कहां से? कैथोड से
एनोड की ओर, धारा के विपरीत दिशा में चलेंगे। तो यहां से इलेक्ट्रॉन चला माइनस से, यहां से चला, यहां से चलते हुए इस रेजिस्टेंस से होते हुए एनोड पर आ गया। ये कौन सा टर्मिनल है? ये धन टर्मिनल है, एनोड है, धन इलेक्ट्रोड, धन इलेक्ट्रोड। इस धन इलेक्ट्रोड पर आकर के इस इलेक्ट्रॉन का प्रवाह रुक जाना चाहिए। इस धन इलेक्ट्रोड पर आकर के इस इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो है वो रुक जाना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर क्या है? नेगेटिव चार्ज है, और ये धन इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव है। तो इस पर क्या है? आकर्षण फोर्स के कारण यहां इलेक्ट्रॉन क्या हो जाने चाहिए? जमा हो जाने चाहिए। लेकिन सेल एक रासायनिक क्रिया के द्वारा इन इलेक्ट्रॉनों को, जो इस पर जमा है, इन इलेक्ट्रॉनों को एक एनर्जी देता है, एक ऊर्जा देता है। उस ऊर्जा के कारण ये इसके आकर्षण बल को तोड़ करके कहां जाते हैं? कैथोड पर पहुंचते हैं। इलेक्ट्रॉन किस तरफ गति करेंगे? इस तरफ गति करेंगे। जाने कैसे चाहिए भाई? कैथोड, एनोड और कैथोड अपन ने इस विद्युत उपकट्टे में लगा रखा है। ये क्या है? एनोड, और ये कैथोड अपन ने लगा दिया। ये प्लस है और ये माइनस वाला है। इसमें जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयन्स है, इस विद्युत अपघट्य का जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है, जैसे मान लो H2SO4 है, तो H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव है, तो इसका जो नेगेटिव आयन है वो इस तरफ आएगा, नेगेटिव आयन, तो पॉजिटिव आयन जो है वो इस तरफ जाएगा। लेकिन इसमें क्या है कि जो जैसे ही ये यहां आएगा, नेगेटिव आयन इस एनोड के पास आएगा, वो क्या करेगा? इस आयन को एक एनर्जी दे करके इसको कैथोड पर वापस भेज देगा। तो इस पर क्या होगा? यहां से जो इलेक्ट्रॉन चला था उसका एक साइकिल यहां क्या हो जाता है? एक चक्र क्या हो जाता है? वहां पूरा हो जाता है। और इसी चक्कर के कारण क्या है? ये धारा का प्रवाह लगातार होता रहता है। भाई इलेक्ट्रॉन ऐसे चला तो धारा का प्रवाह कैसे होगा? इलेक्ट्रॉनों के विपरीत होगा। इलेक्ट्रॉन कैसे चला? एनोड से कैथोड की ओर, लेकिन यहां धारा का प्रवाह कैथोड से एनोड की ओर। तो यहां से कैथोड से धन इलेक्ट्रोड पर आया, यहां से होते हुए धारा का प्रवाह कैसे है? ऐसे है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कैसे है? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ऐसे है, यहां से होते हुए एनोड से कैथोड। यदि अपन बात करें कि सेल के बाहर, धारा का प्रवाह, सेल के बाहर धारा का प्रवाह कैसा है? एनोड से कैथोड की ओर। कैसे है? एनोड से कैथोड की ओर, एनोड से कैथोड की ओर है। यहां से धारा चली, करंट चला, यहां से रेजिस्टेंस से होते हुए कैथोड में आ रहा है, प्लस से माइनस की ओर। ये प्लस से इस माइनस की ओर। यदि अपन सेल के अंदर की बात करें तो सेल के अंदर क्या है? सेल के अंदर धारा का प्रवाह, सेल के अंदर धारा का प्रवाह देखते हैं। तो सेल के अंदर धारा का प्रवाह कैसे है? इलेक्ट्रॉन कैसे चले? एनोड से कैथोड। लेकिन धारा का प्रवाह कैसे होगा? कैथोड से एनोड की ओर, बी से ए की ओर। तो कैथोड से एनोड की ओर, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। धारा का प्रवाह क्या है? नेगेटिव से पॉजिटिव, कैथोड से एनोड की ओर। वहीं यदि अपन इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो इलेक्ट्रॉन देखो, यहां से कैथोड से एनोड की ओर, बाहर की ओर कैथोड से एनोड की ओर, और यहां पर एनोड से कैथोड की ओर इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। लेकिन सेल में क्या होता है कि यहां पर आकर के इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह है वो रुक जाना चाहिए, कि धन इलेक्ट्रोड पर आकर के इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है वो रुक जाना चाहिए। लेकिन सेल क्या करता है? यहां से यहां तक आ रहा है, इसमें सेल ने कोई कार्य
नहीं किया। लेकिन जैसे ही धन इलेक्ट्रोड पर ये इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये सेल क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को एक ऊर्जा प्रदान करता है, जिस ऊर्जा के कारण ये अपना ये जो फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कहते हैं इसको, उसको तोड़ करके कैथोड पर पहुंचता है और अपना एक चक्कर यहां पूरा करता है, जिसके कारण इस सेल में क्या होती है, धारा का प्रवाह होता है। ये सेल का धारा का प्रवाह इस प्रकार से इसमें होता है कि सेल क्या करता है, एक एनर्जी प्रदान करता है और वही एनर्जी को अपन क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। ईएमएफ कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सेल ने प्रदान क्या की, ऊर्जा प्रदान की, तो ऊर्जा प्रदान की, इसने इस पर इलेक्ट्रॉन पर क्या लगाया, एक फोर्स लगाया, एक एनर्जी दी है, जिसके कारण ये कहां पर पहुंचता है, कैथोड पर पहुंच जाता है। और जैसे ये कैथोड पर पहुंचेगा, इसका एक चक्कर पूरा होगा और इलेक्ट्रॉन इस तार से क्या है, धारा का प्रवाह हो जाएगा और ये बल्ब जो है वो जलने लगेगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की। तो इस विद्युत अपघट्य में क्या होता है, यहां यदि अपन इस सेल की बात करें तो सेल में क्या होता है, अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को धारा कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा और धारा अपन उसका डेफिनेशन के रूप में अपन देते हैं। लेकिन विद्युत सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होता, इसमें क्या होता है, आयनों का प्रवाह होता है। वास्तव में यदि बात करें, रियलिटी में यदि बात करें, तो इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं, आयंस चलते हैं। क्या चलते हैं, आयंस चलते हैं। इन आयनों को ये एनोड जो है ये एनर्जी देता है, ये सेल क्या करता है, एनर्जी देता है। एनर्जी कौन देगा इसको, सेल देगा। ये सेल इसको आयन को एनर्जी देगा और ये आयन क्या होते हैं, एनोड से कैथोड पर पहुंचते हैं। और इन्हीं आयनों के कारण क्या है, सेल में धारा का प्रवाह होता है। सेल में धारा का प्रवाह होता है किसके कारण, आयनों के कारण। तो सेल में धारावाहक बोले तो कौन है, आयंस है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, आयंस। धारा का प्रवाह कौन कर रहे हैं, आयंस कर रहे हैं। अब सेल के विद्युत वाहक बल की डेफिनेशन की बात अपन यहां करते हैं। विद्युत वाहक बल किसे कहेंगे, देखो यहां पर मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, आयंस है, एक आयन, तो इलेक्ट्रॉन्स के नाम से अपन यहां बोल करके चलते हैं इसको। तो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे करके यहां पर पहुंचाया कैथोड पर। कैथोड पर पहुंचाने के बाद ये इलेक्ट्रॉन यहां से चलता हुआ एनोड पर आ गया, फिर से एनर्जी मिली और फिर से यहां से होता हुआ इस रेजिस्टेंस में एनर्जी खर्च करेगा, फिर से एनोड पर आ गया और फिर से ये साइकिल ऐसा पूरा करता रहेगा। तो सेल द्वारा इस इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी प्रदान की गई है, जो ऊर्जा दी गई है, उसे ही सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या डेफिनेशन लिखेंगे ईएमएफ की, सेल का विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रो जो अपने चैनल का नाम है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात अपन करें कि एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा सेल का विद्युत वाहक बल ईएमएफ कहलाता है।
विद्युत वाहक बल कहलाता है। सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है कि एकांक आवेश को, इस इलेक्ट्रॉन को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में जो एनर्जी इसने दी है, किसने दी है? सेल ने दी है। तो सेल ने जो एनर्जी दी है उसे ही क्या कहते हैं? सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब यहां से इलेक्ट्रॉन चला तो इलेक्ट्रॉन के चलने में कुछ कार्य हुआ है, और जब कार्य किया जाता है तो कार्य को अपन किसके रूप में लिखते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस के रूप में लिखते हैं, V के रूप में अपन यहां लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के रूप में लिखते हैं। लेकिन ईएमएफ द्वारा जो कार्य किया जाता है उसका जो सिंबल होता है वो ऐसे वाला E होता है, E, जिसको एप्सिलॉन की तरह होता है, E, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब यहां पर किया गया कार्य ये V है, पोटेंशियल डिफरेंस के रूप में लिखा जाता है। इसकी जो विमा होती है, जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वोल्ट होता है। तो इसका इस जो मात्रक होगा वो भी क्या होगा? वोल्ट होगा। भाई किया गया कार्य किसके रूप में लिखा जाएगा? इसके रूप में लिखा जाएगा। यहां पर सेल की बात कर रहे हैं तो E बराबर W/Q। W क्या है? जूल है पर कूलाम, और जूल पर कूलाम क्या होता है? वोल्ट होता है। जूल पर कूलाम क्या होता है? वोल्ट होता है। तो नाम तो फोर्स है लेकिन मात्रक क्या है इसका? वोल्ट है, न्यूटन नहीं है। कि फोर्स की जगह क्या है? मात्रक क्या आ गया इसका? वोल्ट है। क्योंकि जो ये कार्य करेगा भाई, इलेक्ट्रॉन को यहां से कैथोड से होते हुए यहां पर एनोड पर लाने के लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा। जो एनर्जी दी है उस एनर्जी ने क्या किया है? कार्य किया है। और जो कार्य अपन लिखते हैं वो किसके रूप में लिखते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस के रूप में लिखते हैं, विभवांतर के रूप में लिखते हैं। और विभवांतर का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वोल्ट होता है। तो सेल ने भी तो यही काम किया है कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी है, वो कैथोड से इस रेजिस्टेंस से होते हुए, तार से होते हुए एनोड पर फिर से आ गया और एक चक्कर पूरा किया जिससे धारा का प्रवाह हुआ है। और इसी धारा का प्रवाह करने में एनर्जी खर्च की है, और एनर्जी खर्च की है, उसने कार्य किया है, और उस कार्य को अपन किस रूप में लिख रहे हैं? E बराबर W/Q। और W/Q क्या होता है? जूल बटे कूलाम, जिसका मात्रक क्या है? वोल्ट होता है। तो ईएमएफ का जो मात्रक होगा, विद्युत वाहक बल का जो मात्रक होगा वो क्या होगा? वोल्ट होगा। तो ईएमएफ समझ में आया होगा कि ईएमएफ क्या है? कि एकांक आवेश को या इन आयंस को एनर्जी देकर के, ऊर्जा देकर के एक चक्कर पूरा करवाया जाता है, या कहें कि एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा जो एनर्जी दी जाती है, जो ऊर्जा दी जाती है, उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? यहां से कैथोड से चल करके इलेक्ट्रॉन एनोड पर आते हैं। एनोड पर आकर के इलेक्ट्रॉनों का जो सफर है वो पूरा हो जाना चाहिए, लेकिन यहीं से सेल का कार्य शुरू होता है। और सेल क्या करता है? इन इलेक्ट्रॉनों को जो एनोड पर आकर के जमा हुए हैं उनको एनर्जी देता है। एनर्जी देने के साथ क्या करता है? इसको एक चक्कर उसका पूरा करवा देता है, या इसको लगातार इसको प्रवाहित कराए रखता है। तो सेल ने कार्य कहां किया है? सेल ने यहां कार्य किया है। भाई यहां से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से होते हुए पॉजिटिव पर अपने आप आएगा, लेकिन यहां आकर के उसको रुक जाना चाहिए। तो यहां पर आकर के सेल ने क्या किया? अपना कार्य किया है, एक केमिकल रिएक्शन किया। उस रिएक्शन के दौरान ऐसी एनर्जी उसको दी है, इस इलेक्ट्रॉन को मिली है, जिसके कारण ये क्या करता है? अपने इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को तोड़ करके क्या करता है? कैथोड पर पहुंचता है और अपना चक्कर पूरा करता है और धारा का प्रवाह अपने को कराता है, धारा का प्रवाह कराता है। यदि अपन बात करें कि इस सेल में जो एनर्जी होती है वो कहां होती है? दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में होती है, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में होती है। जैसे अपन ने कैपेसिटर में पढ़ा था कि दोनों प्लेटों के मध्य एनर्जी होती है। यहाँ एनर्जी कहां होगी? यहाँ होगी, दोनों प्लेटों के बीच में। वैसे ही इसमें जो एनर्जी होगी वो कहां होगी? दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में होगी। ये धातु इलेक्ट्रोड है जिनके बीच में क्या होगी? एनर्जी होगी। अब बात करते हैं अपन यहां आंतरिक प्रतिरोध की। आंतरिक प्रतिरोध, प्रतिरोध किसे कहते हैं? कि धारा के प्रवाह में उत्पन्न अवरोध क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। तो यहां पर जो प्रतिरोध है वो क्या है? किसके कारण है? इस अपघट्य के आयनों के कारण है, इस अपघट्य के आयनों के कारण है। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, यहां से चला,
तो इसके और आयंस जो हैं भाई, कितने आयंस है, n आयंस है, इन्फिनिटिव है, जितने आयंस है उनसे टक्कर करते हुए ये कैथोड पर पहुंचेगा। तो जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहां से चलेगा अनेक आयनों से ये टकराएगा। इसका जो विद्युत अपघट्य पदार्थ जो है वो इसके प्रवाह में क्या करेगा, अवरोध उत्पन्न करेगा। क्या करेगा, अवरोध उत्पन्न करेगा या बाधा उत्पन्न करेगा या रुकावट पैदा करेगा, रुकावट पैदा करेगा। उसे क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। कि आयनों के प्रवाह में विद्युत अपघट्य के द्वारा उत्पन्न अवरोध सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। इसकी डेफिनेशन अपन लिख लेते हैं। आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस, आयनों द्वारा आयनों के प्रवाह में विद्युत अपघट्य द्वारा उत्पन्न अवरोध आंतरिक प्रतिरोध या सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। और इसे किससे लिखते हैं, स्मॉल आर से लिखते हैं। स्मॉल आर से अपन इसको लिखते हैं। भाई बाह्य रेजिस्टेंस को अपन किससे लिखा है, कैपिटल आर से। और आंतरिक प्रतिरोध जो सेल का प्रतिरोध है किसे लिखते हैं, स्मॉल आर से अपन लिखते हैं। तो ये था सेल का विद्युत वाहक बल और सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का विद्युत वाहक बल किसे कहेंगे कि एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने पर सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, किसके द्वारा दी गई ऊर्जा, सेल के द्वारा दी गई ऊर्जा क्या कहलाती है, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। दूसरा आंतरिक प्रतिरोध कि आयनों के प्रवाह में जो रुकावट पैदा होती है किसके द्वारा, विद्युत अपघट्य के द्वारा। इन आयनों के द्वारा कि आयनों के प्रवाह में विद्युत अपघट्य द्वारा उत्पन्न अवरोध क्या कहलाता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। सेल के बाहर जो है धारा की दिशा जो होती है वो एनोड से कैथोड होती है, लेकिन सेल के अंदर जो धारा की दिशा होती है वो कैथोड से एनोड की ओर होती है, इसके विपरीत होगी। और सेल के बाहर जो इलेक्ट्रॉनों की जो दिशा है वो क्या होगी, कैथोड से एनोड की ओर होगी। लेकिन यहां जो होगी अंदर होगी, सेल के अंदर की बात करें तो एनोड से कैथोड की ओर होगी। और एनोड पर आकर के इन सेल जो है उसको एनर्जी देता है जिससे कैथोड पर पहुंचता है और जिससे इसके इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह है वो बना लगातार प्रवाह बना रहता है। तो ये था सेल का विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध। अब अपन बात करते हैं इसके आगे। सेल का प्रतिरोध क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में। ये आर रेजिस्टेंस, ये धारा आई यहां से एनोड से होते हुए कैथोड की ओर। और ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ है। यहां क्या होता है, रेजिस्टेंस कहां होता है, स्मॉल आर यहां होता है, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में। भाई धारा इलेक्ट्रॉन कहां चलेंगे, कैथोड से
एनोड से कैथोड की ओर, एनोड से कैथोड की ओर, एनोड से कैथोड की ओर चलेंगे। तो अवरोध कहाँ उत्पन्न हुआ? इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में हुआ, और उसी अवरोध को क्या कहेंगे अपन? आंतरिक प्रतिरोध कहेंगे। तो इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध कहाँ है? दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में है। रेजिस्टेंस कहाँ लगा है? यहां लगा है। लगा नहीं है, रेजिस्टेंस कहाँ उत्पन्न होता है? यहां होता है। अब अपन बात करें कि सेल का जो सिंबल होता है वो कैसे होता है? कि सेल का जो डायग्राम है वो आपने यहां देख रहे हैं। सेल को अपन यदि परिपथ में बनाते हैं तो वो कैसे बनाते हैं? इस प्रकार से अपन यहां बनाते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव। और सेल का जो प्रतिरोध होता है वो अभी मैंने बताया दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में होता है। लेकिन जब सिंबल बनाया जाता है तो इलेक्ट्रोडों के बाहर बगल में उसके पास में रेजिस्टेंस को बनाया जाता है, यहाँ स्मॉल r इसको रखा जाता है, और ये इसका विद्युत वाहक बल होता है एप्सिलॉन, या कह दो ई क्या है? इसका विद्युत वाहक बल है। तो सेल का जो सिंबल है वो इस प्रकार से है, ये ए टर्मिनल मान लिया, ये बी मान लिया, ये ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल है। तो यहां पर ये एप्सिलॉन, ये ई जो है वो क्या है? सेल का विद्युत वाहक बल है। और रेजिस्टेंस जो बनाए जाते हैं, जो आंतरिक प्रतिरोध अपन ने बनाया है, जो आंतरिक प्रतिरोध, स्मॉल आर को क्या कहेंगे? आंतरिक प्रतिरोध कहेंगे। तो ये आंतरिक प्रतिरोध जो अपन ने बनाया है वो कहां बनाएंगे? इस सेल के बगल में या इसके पास यहां बनाया जाता है। तो ये है सेल का सिंबल, सेल का सिंबल होता है। इसको अपन एक सेल कह सकते हैं। ये क्या हो गया? एक सेल हो गया। यदि अपन सीरीज में दूसरा सेल जोड़ना चाहें तो यहां आगे जोड़ेंगे। कैसे? इस प्रकार से। तो ये क्या हो गया? यहां ये एक सेल है और ये क्या है? दूसरा सेल है। ये E1 हो गया, ये E2 हो गया, ये E1 है, ये E2 है। इस प्रकार से सेलों को सीरीज में जोड़ सकते हैं। तो ये एक सेल है। कहने का मतलब ये है कि ये एक सेल अपना हो जाता है, और सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो इसके पास में बनाया जाता है। किस होता कहाँ है? दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में, लेकिन बनाया कहाँ जाता है? इनके पास बनाया जाता है। अब अपन इसके जो टर्मिनल वोल्टता जो शब्द आता है उसकी बात करते हैं। टर्मिनल वोल्टता, टर्मिनल वोल्टता, टर्मिनल वोल्टता की अपन बातें करते हैं कि सेल में जब धारा का प्रवाह होता है, इस सेल में जब धारा का प्रवाह होता है तो इस सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे ही सेल की टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। लिखते हैं कि जब सेल में धारा का प्रवाह होता है तो सेल के दोनों सिरों सेल के दोनों सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V क्या कहलाता है? सेल की टर्मिनल वोल्टता कहलाता है। सेल की टर्मिनल वोल्टता कहलाता है। सेल की टर्मिनल वोल्टता कहलाता है कि जब सेल में धारा का प्रवाह होता है तो सेल
के दोनों सिरों पर उत्पन्न विभवांतर जो होता है सेल की टर्मिनल वोल्टता कहलाता है। जैसे मान लो ये सेल है, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध हो गया, यहाँ अपन ने एक रेजिस्टेंस R जोड़ा है, और ये प्लस ये माइनस, ये E है, ये स्मॉल r है, ये कैपिटल R, एक बल्ब लगा दिया या मोबाइल अपन ने यहाँ रेजिस्टेंस एक लोड यहाँ लगा रखा है। यहाँ पर बिंदु A है, यहाँ पर बिंदु B है। जब इसमें से धारा का प्रवाह होगा I, धारा का प्रवाह धन से ऋण की ओर धारा का प्रवाह होगा, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो क्या होगा, इसकी टर्मिनल वोल्टता होगा, टर्मिनल वोल्टता होगा। भाई यहां पर बिंदु, भाई रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस अपन निकालते हैं वही तो टर्मिनल वोल्टता है। भाई दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच, इन दोनों सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच जो विभवांतर अपन यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अपन निकालेंगे वो क्या इनके मध्य, इस R के मध्य नहीं है, R का टर्मिनल ये भी तो यही है। R पर जो पोटेंशियल डिफरेंस निकला है वही तो एप्सिलॉन पर निकला है। तो दोनों के लिए ये क्या है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है। जब इसमें धारा का प्रवाह होता है तो सेल के टर्मिनल वोल्टता जो सेल के दोनों सिरों पर जो विभवांतर निकालेंगे वो क्या होगा, सेल की टर्मिनल वोल्टता कहलाते हैं। कब, जब सेल में धारा प्रवाहित हो और सेल के दोनों सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या कहलाता है, सेल की टर्मिनल वोल्टता कहलाता है। अब अपन सेल की टर्मिनल वोल्टता V, सेल का विद्युत वाहक बल E और उसके आंतरिक प्रतिरोध R में संबंध को निकालेंगे। क्या निकालेंगे, संबंध अपन पढ़ेंगे, इसमें संबंध अपन पढ़ने वाले हैं। तो यह है टर्मिनल वोल्टता। टर्मिनल वोल्टता क्या है कि सेल से जब धारा का प्रवाह होता है तो सेल के दोनों सिरों पर दोनों इलेक्ट्रोडों पर जो विभवांतर उत्पन्न होता है वही क्या होता है, सेल की टर्मिनल वोल्टता होती है। और सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है कि एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। और आंतरिक प्रतिरोध की अपन बात करें तो विद्युत आयनों के प्रवाह में विद्युत अपघट्य द्वारा उत्पन्न अवरोध क्या कहलाता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है, जिसे स्मॉल r से लिखा जाता है। और विद्युत वाहक बल को E से लिखा जाता है, टर्मिनल वोल्टता को अपन V से लिखते हैं। अब अपन देखते हैं सेल कि E, V तथा R में संबंध, इस संबंध को अपन पढ़ते हैं। यहां ये एक सेल है, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध है, यहां अपन ने एक रेजिस्टेंस R लगाया है, ये रेजिस्टेंस अपन ने R यहां लगा दिया है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये E हो गया सेल का विद्युत वाहक बल, जो ये स्मॉल r सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो बगल में इसके बनाया जाता है। भाई होता कहाँ है, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में, लेकिन बनाया कहाँ जाता है, इसके पास बनाया जाता है। ये कैपिटल R है जो लोड लगा रखा है, धारा का प्रवाह I पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होगा, तो जितना करंट यहां से जाएगा उतना करंट नेगेटिव टर्मिनल में वापस आएगा। अब होता क्या है कि यहाँ पर ये जो सेल है वो एनर्जी देकर के इस इलेक्ट्रॉनों को एक टर्मिनल से या एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक भेजता है, पहुंचाता है। सेल जब इसको एनर्जी देगा तो इलेक्ट्रॉन क्या है, चलेगा, जो आयन चलेगा, वो आयन जब चलता है तो उसने आयन ने क्या किया, कार्य किया है। सेल ने कार्य किया है कि सेल ने एनर्जी दी है, उससे कार्य करवाया है, सेल ने कार्य किया है। तो सेल ने जब कार्य किया तो यहां से इलेक्ट्रॉन चला, धारा के विपरीत चलेगा, इलेक्ट्रॉन चला पूरे परिपथ में जाकर के वहां पर से प्लस पर आएगा, फिर से यहां से एनर्जी दी और यहां से होते हुए फिर से क्या कहां आएगा, पॉजिटिव एनोड के पास आएगा। तो जब सेल
के द्वारा जो कार्य किया जाता है उस कार्य को अपन किस रूप में लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस V के रूप में लिखते हैं। लेकिन अपन सेल की बात कर रहे हैं तो सेल के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, E बराबर W/Q होगा। और किया गया कार्य किसके रूप में लिखा जाएगा, EQ के रूप में लिखा जाएगा। किसके रूप में लिखा जाएगा, EQ। E क्या है यहाँ, सेल का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल है। तो अपन यहां क्या लिख सकते हैं, एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन को भेजना, या कह दें कि यदि t समय में, भाई यदि टाइम की बात करें, यदि टाइम की बात करें तो टाइम से क्या होगा कि यदि सेल द्वारा I धारा प्रवाहित करने में सेल द्वारा किया गया कार्य, ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि सेल द्वारा परिपथ में धारा प्रवाहित करने में किया गया कार्य W बराबर क्या होगा, EQ होगा, EQ होगा। E क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल है, सेल का विद्युत वाहक बल है। अब इस सेल ने पूरे परिपथ में धारा प्रवाह किया, इसने एक कार्य किया। अब सेल अपन ने कैसे बनाया है, इस प्रकार से बनाया है, इसी का परिपथ रूप ये अपन ने यहां बनाया है। तो सेल ने बाहर कितना कार्य किया और सेल ने अंदर कितना कार्य किया, भाई टोटल कार्य अपन ने क्या निकाल लिया, EQ किया कि सेल ने पूरे परिपथ में धारा प्रवाह करने में, या कह दें आयनों के प्रवाह करने में कितना कार्य किया है, EQ किया है। भाई लिखा क्या है अपने, धारा प्रवाह, लेकिन यदि अपन आयंस के प्रवाह को लिखे तो भी वही कार्य होगा, कितना, EQ होगा, क्योंकि धारा का प्रवाह किया, एक चक्कर हो गया, यहां से आयन का प्रवाह होगा, धारा के विपरीत होगा, तो कितना कार्य किया, E इंटू Q होगा, W बराबर E इंटू Q होगा। तो ये कार्य क्या हो गया, इसका एक सेल द्वारा किया गया टोटल कार्य यहां क्या आ गया, W बराबर EQ अपने पास आ जाता है। अब सेल ने बाहर कितना कार्य किया, इस रेजिस्टेंस पर कहे कि कितना कार्य किया है, और सेल ने अंदर कितना कार्य किया है। अंदर कैसे कार्य करेगा, ये रेजिस्टेंस रहा, कुछ एनर्जी यहां भी तो खर्च हुई है कि रेजिस्टेंस, यहां पर अपन ने बल्ब लगाया, बल्ब जला, जैसे ही धारा का प्रवाह हुआ बल्ब जला, एनर्जी खर्च हुई, करंट धारा का प्रवाह हुआ, यहां से होता हुआ यहां आया, जैसे ही धारा का प्रवाह, इसने भी क्या है, कुछ एनर्जी खर्च की है, इस रेजिस्टेंस ने भी कुछ एनर्जी खर्च की है। तो सेल ने बाहर कितना कार्य किया है, इस सेल द्वारा बाहर किया गया कार्य क्या कहेंगे, इसको W एक्सटर्नल कहते हैं, W एक्सटर्नल कहते हैं। तो यहां से सेल के बाहर, यहां से धारा का प्रवाह हुआ है, यहां से धारा का प्रवाह हुआ I, और यहां से होते हुए आया है, यहां से प्रवाह हुआ, कितना हुआ, IR, रेजिस्टेंस कितना लगा है, IR, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, V। भाई विभवांतर को ही तो कार्य, पोटेंशियल डिफरेंस को ही अपन कार्य के रूप में लिखते हैं, जो किया गया कार्य है वो किसके रूप में लिखा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस के रूप में लिखा जाता है। तो इन दोनों के मध्य पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, IR है, इसको क्या लिखते हैं अपन, V लिखते हैं, क्या लिखते हैं, V लिखते हैं, V बराबर IR लिखते हैं। तो यहां से कार्य किया, यहां से धारा I होते हुए कैथोड में आ गई, तो सेल के बाहर कितना कार्य हुआ, V इंटू Q, W बराबर V इंटू Q। तो W बराबर V Q, यहां V क्या है, I कैपिटल R, रेजिस्टेंस, कहां एनर्जी खर्च हुई है, कैपिटल R में, जो लोड अपन ने लगाया है, जो बाहर मोबाइल, बल्ब या कोई और उपकरण, ऐसा विद्युत उपकरण अपन ने लगाया, वहां खर्च हुई है। तो I R, V बराबर IR है, R क्या है, कैपिटल R है, इंटू Q।
तो W एक्सटर्नल क्या हो गया, IRQ, IRQ हो गया। यहां से अब सेल के अंदर किया गया कार्य इंटरनल कार्य W इंटरनल कितना होगा। अब सेल के अंदर हुआ है, सेल के अंदर क्या है, ये रेजिस्टेंस लगा है, तो यहां से जब करंट आएगा तो कितना खर्च होगा, I स्मॉल आर है। ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया V। IR को अपन क्या लिख सकते हैं, V के रूप में लिख सकते हैं, और फॉर्मूला क्या कहता है, W बराबर V इंटू Q। तो IRQ, तो W क्या है, IRQ आ गया। तो इंटरनल वर्क कितना हुआ, यहां हुआ कि एनोड से चला, कितना खर्च किया, IR, कहां किया, सेल के बाहर यूज किया, तो बाहर किया, अपन ने लिख दिया W एक्सटर्नल कितना है, IRQ है, कि VQ है, यह आ गया। अब सेल के अंदर आएगा, जैसे ही अंदर आएगा एनोड, कैथोड से एनोड की ओर आएगा, यहां क्या है, रेजिस्टेंस है, आंतरिक प्रतिरोध है, यहां कितना खर्च हुआ, I स्मॉल r, यहां कैपिटल R, यहां स्मॉल r। इसको अपन क्या लिखते हैं, V के रूप में, फिर से एनोड पर आ गया, और यहां से होते हुए फिर से क्या है, यहां कैपिटल R पर खर्च होगी एनर्जी, और यहां से होते हुए कैथोड पर आएगी। तो ये क्या आ गया, इंटरनल वर्क, ये एक्सटर्नल वर्क, और ये टोटल वर्क आ गया। तो कुल कार्य सेल द्वारा किया गया कुल कार्य W बराबर W एक्सटर्नल प्लस W इंटरनल, भाई बाह्य कार्य प्लस आंतरिक कार्य। तो W ये क्या है, EQ है, टोटल कार्य कितना है, EQ। एक्सटर्नल कितना है, IR इंटू Q है। फिर अंदर कितना कार्य किया है, I स्मॉल r इंटू Q, IR स्मॉल r इंटू Q। फिर यहां से देखो EQ, यहां से Q कॉमन आता है, IR प्लस I स्मॉल r, इस Q से ये वाला Q कैंसल। फिर यहां से A बराबर IR प्लस I स्मॉल r, I स्मॉल r। अब IR को अपन किस रूप में लिख सकते हैं, V के रूप में लिख सकते हैं। तो यहां E बराबर V प्लस IR, V प्लस IR। तो यहां V बराबर क्या हो जाता है, V बराबर क्या होगा, E माइनस IR, E माइनस IR। यह आ गया अपना E, V और R में संबंध, E, V और R में विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टता और आंतरिक प्रतिरोध के मध्य संबंध यहां से अपन निकाल सकते हैं, यहां से अपन इसका संबंध निकाल सकते हैं। यहां पर यदि इसका R की वैल्यू निकालना चाहें या I की वैल्यू अपन यहां से निकालना चाहें, तो यहां क्या करेंगे, V बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, I कैपिटल R, ये माइनस है, इस तरफ आएगा, प्लस IR बराबर E, यहां से I कॉमन आ जाएगा, तो R प्लस स्मॉल r बराबर E, या I बराबर क्या होगा, एप्सिलॉन अपॉन R, E अपॉन R प्लस R। तो धारा I बराबर क्या होगा, E अपॉन R प्लस R, ये R प्लस R हो जाएगा। यदि इस बाह्य परिपथ में, इस सेल के अंदर जो बल्ब अपन ने लगाया है, जो रेजिस्टेंस अपन ने लगाया है, यदि ये R जो है वो नहीं लगा हो,
यानी बाह्य प्रतिरोध का मान क्या हो, 0 हो, कैपिटल R बराबर 0 हो, तो जो I होगा वो I जो होगा वो क्या आ जाएगा, E अपॉन स्मॉल r, और जो I होगा वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। I क्या होगी, मैक्सिमम होगी। कि अधिकतम धारा का प्रवाह होगा कब, जब R क्या हो, 0 हो, R क्या हो, 0 होगी, तब धारा का प्रवाह क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यह आ गया। अब अपन बात करते हैं इस फॉर्मूले पर। इतना कार्य करने के बाद ये आया है V बराबर E माइनस आई आर। अब यदि अपन यहां से देखें तो भाई सेल की जो विद्युत वाहक बल है, जो EMF है वो कितना है, E है, क्या है, E है। अब सेल ने कितना कार्य किया, यहां से चला, कितना कार्य किया, आई आर, यहां पर आई करंट, यहां पर कितना किया, आई स्मॉल आर। अब यहां से E बराबर ये V हो गया, ये आई आर, या V बराबर माइनस आई आर, V माइनस आई आर। इस वाली कंडीशन से अपन ने एक डेफिनेशन पहले दी है विद्युत वाहक बल की, क्या दी है, कि एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा जो ऊर्जा दी जाती है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, EMF कहते हैं। कि सेल द्वारा या जो एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसे क्या कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। लेकिन जब सेल में धारा का प्रवाह नहीं किया जाता, धारा का प्रवाह क्या होता है, नहीं होता है। इस फॉर्मूले पर बात करें अपन कि जब सेल में धारा का प्रवाह, फॉर्मूला क्या है, V बराबर E माइनस आई आर। जब सेल में धारा का प्रवाह नहीं होता है, I का मान क्या हो, 0 हो, तो V बराबर क्या आ जाता है, E आ जाता है। तो जब सेल में धारा का प्रवाह नहीं होता है तो सेल की जो टर्मिनल वोल्टता है वही सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। कि जब सेल में धारा का प्रवाह नहीं होता है, या जब सेल से धारा नहीं ली जाती है, कब, जब सेल से धारा नहीं ली जाती है, आई जो है वो प्रवाहित नहीं होती है। कि जब सेल से धारा नहीं ली जाती है तो सेल की जो टर्मिनल वोल्टता होती है, जो V होता है, वही सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। जब सेल से धारा ली जा रही होती है तो टर्मिनल वोल्टता होती है वो क्या होती है, सेल के विद्युत वाहक बल से कम होती है। इस पर बात करते हैं अपन। टर्मिनल वोल्टता V, टर्मिनल वोल्टता क्या है, V है। विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल, विभा बल क्या है, E है। और आंतरिक प्रतिरोध की बात करें, आंतरिक प्रतिरोध क्या है, स्मॉल r है, स्मॉल r है। यहां से V बराबर E माइनस आई आर, पर E में से कुछ माइनस हुआ है तब जाकर के V आया है। E में से कुछ माइनस हुआ है तब जाकर के अपने पास V आया है। मतलब जब सेल में धारा का प्रवाह है, सेल में धारा या सेल से धारा ली जाती है, कि जब
जब सेल से धारा ली जाती है तब जो V होता है, V जो होता है वो कम होता है किससे? E से। क्यों? यहां धारा का प्रवाह देखो, V कब मिल रहा है अपने को? जब E में से कुछ माइनस हो रहा है, और जब माइनस हो रहा है मतलब अपन धारा जो करंट है उसका यूज कर रहे हैं, अपन अपना मोबाइल है या जो टीवी है या फिर कोई और ऐसा उपकरण है जिसका अपन यूज कर रहे हैं। तो जब यूज कर रहे हैं तो V क्या होगा? E से छोटा होगा, विद्युत वाहक बल से छोटा होगा। जब दूसरी कंडीशन कि जब सेल से धारा नहीं ली जाती है तब क्या होगा? तो सेल का जो टर्मिनल वोल्टता है वो विद्युत वाहक बल के बराबर होगी। कि जो टर्मिनल वोल्टता है कि वो विद्युत वाहक बल के बराबर होगी। ये वाली जो कंडीशन है कि जब सेल से धारा ली जा रही है, ये डिस्चार्ज वाली है। डिस्चार्जिंग कि जब अपन इस सेल को उस बैटरी को अपन यूज कर रहे हैं, वो डिस्चार्ज हो रही है, तब जो सेल की टर्मिनल वोल्टता होगी वो E से कम होगी, जो विद्युत वाहक बल से कम होगी। लेकिन जब सेल अपन नया सेल लेकर के आते हैं, मार्केट से जाकर के सेल लेकर के आए, सेल पर लिखा हुआ है EMF है। EMF कितना? 2 वोल्ट मान लो, 2 वोल्ट या 5 वोल्ट मान लो कि इसका EMF 5 वोल्ट है कि 5 वोल्ट है। तो 5 वोल्ट कब है? जब वो अपने हाथ में है, उससे धारा का प्रवाह अपन नहीं कर रहे हैं, उसका यूज अपन ने अभी तक नहीं किया है, तब जो EMF है वो उसकी टर्मिनल वोल्टता के बराबर है। जैसे ही अपन उससे धारा का प्रवाह करवाएंगे, उसका यूज करेंगे, तब क्या होगा? उसकी टर्मिनल वोल्टता है वो उसके EMF से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब जो 5 वोल्ट लेकर के आया था वो 5 वोल्ट नहीं देगा, इससे कम 3 या 4 वोल्ट अपने को देगा। 3 या 4 वोल्ट अपने को देगा। कि जब सेल से धारा ली जाती है तो टर्मिनल वोल्टता कम है, और जब सेल में धारा प्रवाह नहीं किया जाता है, मतलब जब नया सेल लेकर के आए हैं, तब उसकी टर्मिनल वोल्टता उसके विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। अब एक स्पेशल कंडीशन, एक ऐसा आता है, एक केस ऐसा आता है जहां अपन सेल लेकर के आए, उस पर 5 वोल्ट आया, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है कि जो सेल का जो टर्मिनल वोल्टता है वो विद्युत वाहक बल से अधिक होती है। भाई यहां इस फॉर्मूले से अपन देखें तो V कम है, कब? जब इससे धारा ली गई है। अब धारा नहीं ली गई है तब V बराबर E है, लेकिन क्या V E से अधिक हो सकता है? इस फॉर्मूले के अनुसार यदि देखें तो V E से कभी भी अधिक नहीं होगा। लेकिन एक केस ऐसा है कि जैसे मान लिया अपन एक सेल लेकर के आए, कितना? 8 वोल्ट मान लिया, 8 वोल्ट। उसका EMF अपने को बता रहा है कि 8 वोल्ट है। अपन ने यूज किया, डिस्चार्ज हो रहा है। अपन ने इसको चार्ज किया, चार्जिंग में लगाया। चार्जिंग में मान लो अपन ने 12 वोल्ट की बैटरी को, 12 वोल्ट के जो चार्जिंग से अपन ने इसको चार्ज लगा दिया। इसमें धारा का प्रवाह प्लस से माइनस की ओर इस तरफ है, इसमें धारा का प्रवाह प्लस से माइनस की ओर इस तरफ है। इसका धारा प्रवाह ऐसा है, इसका धारा प्रवाह ऐसा है। ये 8 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट लगा दिया। यहां पर 12 वोल्ट लगाने पर इसका इसमें जो करंट का प्रवाह होगा वो किस तरफ होगा? क्लॉकवाइज। भाई इस वाले 8 वोल्ट का करंट का प्रवाह कैसे बताया मैंने? एंटी क्लॉक है। ये जो क्लॉकवाइज है ऐसे, लेकिन इसके विपरीत आ गया, अब यदि इसकी जो वोल्टेज अपन चेक करें तो कितना आ गया? 12
-8 कितना आ गया, 4 वोल्ट अपने पास आता है। लेकिन जब इसका ईएमएफ यहां चेक करने जाएंगे तो इसका ईएमएफ क्या है, अभी जब ये चार्ज हो रहा है कितना है, 12 वोल्ट, और इसकी जो इसका जो रियल में जो इसका ईएमएफ है वो कितना है, 8 वोल्ट, और टर्मिनल वोल्टता कितनी आ रही है, 12 वोल्ट। भाई चार्जिंग में लगाया, एक बाह्य प्रतिरोध अपन ने यहाँ पर एक चार्जर अपन ने लगाया है, चार्जर अपन ने लगाया कितना वोल्ट का लगाया है, 12 वोल्ट का लगाया है। इस जो सेल अपन ने लेकर के आए थे वो 8 वोल्ट का था, सेल का 8 वोल्ट का था, मतलब उसका ईएमएफ कितना था, 8 वोल्ट था। भाई सेल का ईएमएफ कितना था, 8 वोल्ट। अपन ने जो चार्जर लगाया है वो कितने का लगाया है, 12 वोल्ट। तो जब इसका चार्जर अपन को यहाँ लगाएंगे, अब इसकी टर्मिनल वोल्ट का यदि अपन मापेंगे तो कितनी आएगी, 12 वोल्ट, जो किससे अधिक है, इसके ईएमएफ से अधिक है। तो चार्जिंग वाली कंडीशन में, कब, चार्जिंग वाली कंडीशन में, चार्जिंग वाली कंडीशन में क्या होगा, V जो होगा वो एप्सिलॉन से E से अधिक होगा, E से अधिक होगा, V जो होगा वो E से अधिक होगा। V कम होगा कब, जब धारा ली जा रही है, धारा का प्रवाह नहीं होगा तो V और E बराबर होंगे, और V ग्रेटर देन E कब, जब चार्जिंग की जाती है। ये डिस्चार्ज वाली कंडीशन है और ये चार्जिंग वाली कंडीशन है। तो ये था अपना सेल, विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टता और आंतरिक प्रतिरोध के बारे में कुछ जानकारी। अब अपन अगली क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए टॉपिक के साथ।